यहाँ से होता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी सेल्स को गिनना और इस धरती के पॉपुलेशन को गिनना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी एक नंबर दिया गया है कि ह्यूमन बॉडी सेल्स ना 15 ट्रिलियन सेल्स है। इसका मतलब है कि हमारे अर्थ के पॉपुलेशन से 10,000 गुना ज्यादा। तो हर एक सेल ना सिर्फ रेड ब्लड सेल के अलावा हर एक सेल ना एक बैग जैसा दिखता है, जिनमें सारे केमिकल्स मतलब प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और भी बायोकेमिकल्स, ये सारे लिक्विड्स होता है। लेकिन बीच में एक सैक होता है, वो है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का कॉइल रहता है। तो हमारे डीएनए दिखने में सिर्फ ह्यूमन डीएनए जो है गोरिल्ला डीएनए से भी बिल्कुल एक जैसा लगता है। सिर्फ डीएनए ही नहीं, हमारे बॉडी पार्ट्स भी ना, कभी कभी लिवर जो है ना, वो गाय के बछड़े के लिवर जैसा लगता है। तो क्या इस ह्यूमन डीएनए में क्या होता है कि बाकी एनिमल्स में नहीं होता है? वो है फॉर्मिडेबल इंटेलिजेंस। एक इंटेलिजेंस जो है वो हर एक जीव जंतु में होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन डीएनए में ज्यादा होता है, बहुत डिफरेंटली होता है। तो मतलब इसका तो ह्यूमन बॉडी जो काम करते हैं ना, जैसे बोलना, फिरना, चलना, घूमना, सोचना, सब कुछ ना, इसमें बहुत सारे फंक्शनैलिटीज जो है ना, उसके हर एक पीछे इसका हमारे ब्रेन, इस डीएनए का जो सिग्नल होता है वो सेल्स को देना और उसके तरह रेस्पॉन्ड करना, सब कुछ ये प्रोसेस चलता है। अ, अगर हम देखें तो एक छोटा, जब हम आलू काटते वक्त ना, हमारे हमारे हाथ पर छोटा सा घाव हो जाता है, तो हमारे ब्लड सेल्स वहां तक जाके उस घाव के सराउंडिंग्स में ब्लड क्लॉट करके उस पर एक स्कार बना देता है, और वहां पे न्यू सेल्स रीजनरेट हो जाता है। ये तो इतना सिंपल लग रहा है कि इसके पीछे जो हीलिंग का प्रोसेस है ना, इस हीलिंग के प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है? मतलब अचानक से रैंडमली ये हीलिंग नहीं हो रहा है, एक कैलकुलेशन पर तो हो रहा है। तो इसको कंट्रोल क्या करता है? तो साइंस साइंस तो इस पर एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इतने डीप गए तो साइंस का एक्सपेरिमेंट बहुत कम पड़ जाता है, क्योंकि साइंस में ना बहुत बहुत मतलब ज्यादातर पार्ट जो है साइंस में, वो सिर्फ डेड बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, उनके टिश्यूज को एक्सपेरिमेंट करके, एग्जामिन करके जो थियराइज किया गया था ना, वो ज्यादा है। और जिंदा इंसान पर टेस्ट करके जो पता चला वो है, पर फिर भी कम है। तो ये जो हम अभी देखे हैं, ब्लड ब्लड कैसे खरोच को क्लॉट करता है, वो सब कुछ कैसे सेल्यूलर रिजनरेशन हो रहा है, तो ये रैंडमली नहीं हो रहा है। जैसे हमारे हॉस्पिटल्स में या आर्मी ऑफिसेस में पैरामेडिक्स होते हैं ना, पैरामेडिक्स का काम ये है कि अगर एक एक्सीडेंट अगर हो गए, तो एक घायल पेशेंट वहां पे पड़े हुए हैं, तो उसको यूं ही ऐसे निकाल के एम्बुलेंस में डालना ऐसा नहीं करते। वो लोग ये दे मेक श्योर दैट ब्लड ज्यादा नहीं बह रहा है, तो कहीं ये जो गर्दन की हड्डी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ तो पट्टी लगा देते हैं। तो और बॉडी को ना केयरफुली बांध के, केयरफुली निकाल के हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं। तो हमारे सारे सेल्स का भी ये जो मतलब ये जो प्रोसेस है, हीलिंग का प्रोसेस, ये भी ना हर एक सेल एक पैरामेडिक जैसा ही सोचता है। नॉर्मल ऐसे यूं ही काम नहीं करता हर एक सेल। मतलब यहाँ पे ब्लड सेल्स जो है वो पैरामेडिक जैसा ही काम कर रहा है। तो इस इंटेलिजेंस जो है, अगर हम एक एक सेल को लेके, उस सेल के अंदर जो एक प्रोटीन का जो छोटा सा पार्टिकल है, क्या इसमें है बोल के हम एक माइक्रो, मतलब ये क्या क्या कहते हैं उन लेंस में, या फिर माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता नहीं है ये इंटेलिजेंस, क्योंकि वो अंदर ही डीएनए के अंदर फ्लो करता है। तो ये ऐसे करते, ये इसका इंटेलिजेंस का ना इतने सारे, हमारे बॉडी के इंटेलिजेंस में इतने सारे काम करने की कितना योगदान है, उतना ही योगदान
हीलिंग में भी डिवोटेड है। मतलब हमने पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कि ये स्पॉन्टेनियस रिमिशन हो रहा है, एड्स पेशेंट बहुत साल जी रहे हैं, उन सारे पीछे ना कुछ तो कंट्रोल है। तो अगर अगर यही साइंस में ये बात को हम क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन एड्स पेशेंट के इस प्रोसेस में वो लोग टिश्यू लेके या फिर उस चीज को लेके वो लोग एक्सपेरिमेंट्स करके फ्यूचर में वंडर ड्रग भी बना देते हैं। वो फ्यूचर में यूज हो सकता है, लेकिन हमारे बॉडी खुद का एक बॉडी इंटेलिजेंस है। हमें उसको वंडर ड्रग बनाना पड़ेगा और उसको हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वंडर ड्रग का बॉडी इंटेलिजेंस, हमारे बॉडी का जो इंटेलिजेंस, मतलब इस वंडर ड्रग का इंटेलिजेंस जो होता है, बाहर वाले जो केमिकल मेडिसिन से हमें मिलता है उससे बहुत ज्यादा है। तो ये हमारे बॉडी का वंडर ड्रग्स मतलब हमारे एंजाइम्स जो भी होते हैं, हार्मोन्स और हीलिंग मतलब ब्लड सेल्स जो भी है, नर्व सेल्स, ये सब कुछ जो सेक्रीट करता है उसका काम जैसा होता है, वो सब कुछ इसके पीछे होता है हमारे सोच में, मतलब सॉरी, हमारे हीलिंग प्रोसेस में। तो हर एक ये काम कर कैसे करता है, इसका मतलब ये है, इसके पीछे कुछ साइंस है, हम देखते हैं। एक सेल है, एक सेल जो स्मूथ होता है बाहर से ना, उसके ऊपर छोटे छोटे स्टिकी मॉलिक्यूल्स का जो मतलब एक ग्रुप होता है, जिनका ओपन एंडेड मॉलिक्यूल्स होता है। उन उस ग्रुप को हम रिसेप्टर्स बोलते हैं, उस स्टिकी सब्सटेंस को हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। उसका ओपन एंडेड मॉलिक्यूल्स पे ओपन एंड ऐसा होता है कि एक की होल है, की सॉरी की होल के तरह होता है। तो हमारे अगर अगर हमारे बॉडी में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इन सारे सेल्स ना, जो हार्मोन्स चाहिए, जो एंजाइम्स चाहिए, उनको कैरी करके इन की होल्स में वो ट्रैवल करके वहां पे हीलिंग करता करता है। तो अगर इसी एग्जाम्पल हम हमें दे दिया, तो अगर मेडिसिन भी अगर हमारे बॉडी में ऐसा ऐसे ही काम करता है। इन सारे की होल रिसेप्टर जो है, उसे मेडिसिन जो ड्रग होता है ना, उन ड्रग्स को लेके हमारे बॉडी में स्प्रेड करके जहाँ पे चाहिए वहां जाने के जो इंटेलिजेंस है ना, वहां पे जाकर ये हीलिंग का काम करता है। तो हम इस साइंस के पीछे जो भी है, हमारे दिमाग में बहुत कैलकुलेटेड रीजन है, मतलब कैलकुलेटेड प्रोसेस होता है, क्योंकि हमारा दिमाग और हमारे बॉडी के जो सेल्स का कम्युनिकेशन जो है ना, वो सिर्फ हमारे खुद के बॉडी को पता होता है, केमिकल को पता नहीं। इसके हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमारे गली में एक डबल साउंड क्रैकर एक फट गया, या फिर एक गैस सिलेंडर हमारे गली में फटा, तो 1 मिनट हम जब शांत में बैठे तो हमें झटका जैसा फीलिंग होता है। तो इसके रीजन ये है कि जब वो प्रोसेस होता है तब अचानक से एड्रेनालाइन जो है वो ब्लड में बह के ब्लड पंपिंग ज्यादा बढ़ा देता है, और साइमल्टेनियसली उसी वक्त रिवर में ग्लूकोज भी सेक्रीट होता है, और ज्यादा सेक्रीट होता है, और पैंक्रियास ना इंसुलिन क्रिएट करता है इस ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन स्टमक उस एक मोमेंट पे डाइजेशन का काम बंद कर देता है, उस जोल्ट होने के वजह से ना। तो वो जो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज और इंसुलिन कहीं और जोर के शंट हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। इसके वजह से उस शंटिंग के वजह से ना हमें झटका लग जाता है। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है हमारे बॉडी रिएक्शन। अगर यही प्रोसेस हमने अगर किसी इंसान को एड्रेनालाइन और ग्लूकोज और इंसुलिन बाहर से दिया गया है, तो बहुत वाइल्ड रेस्पॉन्स, बहुत वो झटका बहुत वाइल्ड का लगता है, क्योंकि हमारे बॉडी कैलकुलेशन से नहीं हो रहा है। उस केमिकल कैलकुलेशन हमारे बॉडी को नहीं सुनता है। इसी वजह से ना कोई कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होगा। कम्युनिकेशन मतलब हमारे ह्यूमन कम्युनिकेशन नहीं, जो शरीर का तत्व और बाहर आने वाले केमिकल्स का तत्व जो अचानक से मैच नहीं होता, बस रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन बहुत वाइल्ड होता है। ऐसे ही हम कुछ डिसीजेस के बारे और डिसीजेस और उसके उसके ऊपर हमें टैबलेट्स के बारे में और उसका रिएक्शन कैसा होता है हम देखेंगे। तो हाइपर टेंशन जो है, हाई बीपी ना,
उसके लिए डाईयूरेटिक्स देते हैं पेशेंट को। वो उसका काम यह है कि सेल्स के प्रेशर कम करने के लिए ब्लड सेल्स के अंदर वाटर निकाल के उसे बाहर यूरिन में भेजना। तो हमेशा डायूरेटिक्स जो होता है ना, वाटर 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 क्रेव करते करते सारे ब्लड वेसल्स के फ्लूइड को कम कर देता है। सिर्फ ब्लड वेसल्स नहीं, हर एक सेल के फ्लूइड को कम कर देता है। यही डॉक्टर्स चाहते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन कम होना है तो फ्लूइड बाहर जाना है। लेकिन ये लगातार होने की वजह से ब्रेन के अंदर वाटर को भी बाहर आना पड़ेगा। फोर्स हो जाता है ब्रेन को ये पानी भेजने, मतलब विवश होता है। वो पानी बाहर चलाते हैं उसमें। इसकी वजह से ब्रेन के वाटर भी यूरिन में बह जाएगा। इसके वजह से साइड इफेक्ट क्या होता है? डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ऐसे सिचुएशन होता है। ये अगर यही सिचुएशन अल्कोहलिक्स में हो अल्कोहलिक्स में हुआ तो उनको पहले ही डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है, वो पानी कम पीते हैं ना, इसके वजह से डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है। और ये वाटर के वजह में साल्ट से लेना शुरू करता है ये डायूरेटिक्स। तो ये डायूरेटिक्स साल्ट मतलब सोडियम के साथ साथ पोटेशियम को भी लेते हैं। अगर हमारे बॉडी में पोटेशियम की कमी है तो हमें वीकनेस हो जाता है, लेग क्रैम्प्स हो जाता है, बढ़ जाता है, और वीक, बहुत डिजीनेस, ये सारे फीलिंग्स आते हैं। तो इसको कंपेंसेट करने के लिए डिजिटैलिस बोल के एक ड्रग दिया जाता है हार्ट बीट को ज्यादा बढ़ाने के लिए। क्योंकि अभी वीक हो रहा है इसके मतलब ये हाइपरटेंशन टैबलेट जो डायूरेटिक देने की वजह से हार्ट बीट कम होता है, तो स्ट्रॉन्ग करने की वजह से डिजिटैलिस दिया जाता है। तो और भी पोटेशियम कम, यह पहले ही पोटेशियम कम लेवल का होता है। अब हार्ट बीट जो है बढ़ जा रहा है साइड इफेक्ट की वजह से। इस तो हमारे बॉडी के अंदर ही ये सारे पेन किलर्स है, डायूरेटिक्स है। इस इंटेलिजेंस को पता है कहाँ कितने डोसेज में देना है। बाहर के इंटेलिजेंस में इतना सुपीरियोरिटी नहीं जितना हमारे बॉडी का जो खुद के इंटेलिजेंस होते हैं ना। तो इन सारे चीजों को हम सुनने के बाद तो तीन चीजें कंक्लूड होता है। जैसे हमारे ऑथर ने कहा, वो पहले चीज ये है कि हमारे जो इंटेलिजेंस जो है वो बॉडी के हर एक कोने में, हर एक सेल में है। तो हमारे इंटेलिजेंस जो है बाहर के सब्स्टिट्यूट्स रिप्लेस नहीं करता, वही आगे आता है हमारे इंटेलिजेंस। और तीसरा चीज ये है कि बॉडी के मैटर से ज्यादा बॉडी का इंटेलिजेंस की सख्त जरूरत है। क्योंकि उस इंटेलिजेंस को जानना वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यही इंटेलिजेंस जो है ना भयानक बन जाता है अगर प्रॉपरली नहीं चले तो। अगर नॉर्मली काम करे तो प्रॉपरली हीलिंग का प्रोसेस होता है या इसके फंक्शनैलिटी नॉर्मल होता है। जैसे हम देखते हैं हमारे डीएनए जो अंदर है, वो हमारे सेल डिवीजन, अपने अपने नीड के मुताबिक सेल डिवीजन करता है, न्यूरॉन्स को सिग्नल देता है, ये सारे काम होता है। अगर यही डीएनए ना राक्षस बन गया तो सेल डिवीजन के कोई नॉर्मल ऐसा कम्युनिकेशन नहीं होता। एकदम से बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा सेल्स डिवाइड हो जाता है। इसका रिजल्ट ट्यूमर बनता है, और वो भी वही स्प्रेड होकर कैंसर बहुत सीरियस होता है। तो कैंसर इतना बड़ा जीनियस है कि इसके लिए एंटी कैंसर ड्रग जो होता है ना, अगर एक कैंसर को हम एक अंडरवर्ल्ड डॉन समझेंगे तो ये छोटा छोटा एंटी कैंसर ड्रग्स जो होता है ना, बहुत सिंपल माइंडेड, एक वॉचमैन जैसा जिसका जो काम होता है ना वो काम करता है। तो वो काम ना होने की वजह से रूड रूड ट्रीटमेंट्स दिया गया जाता है, जैसे कि कीमोथेरेपी, आई रेडिएशन, ये सारे रूट ट्रीटमेंट्स के वजह से बहुत बॉडी का बहुत टिश्यूज डैमेज होता है। तो एंटी कैंसर का ड्रग्स ना कभी कभी बोन मैरो को भी डैमेज करता है। तो वाइट ब्लड सेल्स, जिसका जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जैसे हमने देखा कैंसर को ट्रीट करने में वाइट ब्लड सेल्स पिछले चैप्टर में कैसा काम किया कुछ पेशेंट्स के लिए, तो वो वाइट ब्लड सेल्स ही कम हो जाता है।
तो कीमोथेरेपी तो कई नए कैंसर लाने में मजबूर कर देता है मतलब कैंसर पेशेंट के बॉडी को। तो ऐसे भी है कि ब्लड कैंसर में ये कीमोथेरेपी तो काम ही नहीं करता है। तो इसका मतलब यही होता है कि इंटेलिजेंस कितना हाइपोथेटिकल है, वो अच्छा है या बुरा है, हमें इसकी जानकारी नहीं है, ना ही कोई साइंस ने अभी तक एक्सपेरिमेंट्स करके प्रूव नहीं किया। बस इतना ही हम जानते हैं, और इतना ही हमें पता है कि बॉडी सिर्फ एक मैटर है, जैसे दिखता है वैसे ही काम करता है। क्योंकि हम उस वेट को कैरी करके आगे पीछे चलते हैं और उसको टच करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि बॉडी सिर्फ एक मैटर है। लेकिन वो मैटर नहीं है, क्योंकि हर एक महीने हमारा स्किन सेल्स नया हो जाता है, और पुराने वाले स्किन सेल्स जो डेड होकर नहाते वक्त बाहर आते हैं। तो स्टमक का लाइनिंग जो है हमारे पेट में, वो 4 4 दिन बदलता है। लिवर में जो सेल्स और जो भी बहता है ना, वो शायद चाहे धीरे धीरे ही बहते हैं, फिर भी अगर नए फिर भी नए सेल्स ऊपर से आता है, और ये पुराने सेल्स बाहर जाते हैं। जैसे नदी में ना पुराने पानी जाके ऊपर से नए पानी आता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और ब्रेन सेल तो डिस्ट्रॉय, अगर एक न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हुआ तो उसका तो रिपेयर नहीं हो सकता है। लेकिन न्यूरॉन के अंदर जो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंटेंट जो है ना, वो पिछले साल से देखे तो ये आज का अभी का नया होता है, नया कंटेंट होता है, वो पुराने वाले ऑक्सीजन नहीं होता है वहाँ। तो हमारे शरीर में चेंज हमेशा है, इंटेलिजेंस है, और इंटेलिजेंस के वजह से ही ये सारे सेल्स ना चेंज के प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे अ, सोच के मुताबिक ये हमारे नुकसान कर रहा है और फायदा हमारे लिए अच्छाई कर रहा है। तो हम कल भी हमने देखा, तो एक ब्रेन सेल्स के बारे में कुछ हमने जानकारी, हमें डेंड्राइट्स के बारे में हमने सुना। तो हमारे ये सिग्नल्स कैसे जाता है, अगर हम एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो ये जो डेंड्राइट्स के गैप में सिनैप्स बोल के एक चीज होता है, उन सारे सिनेप्सिस में हमारा सिग्नल जो है वो जाकर पूरे शरीर को अ, मतलब ये मेमोरी को रिकॉर्ड करने के लिए हेल्प करता है, और वही मेमोरी को वही रहने नहीं देता है। यही सिस्टम के काम की वजह से एक नए नए सेंटेंस को भी हम मेमोराइज कर पाते हैं। और ये मेमोरी जाम भी नहीं होते, सारे सेंटेंसेस 1 मिनट में जाम होकर कुछ भी अजब से हमारे जैसे सिस्टम कंप्यूटर में एरर होता है ना, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपरली प्रॉपरली हर एक सिस्टम, हर एक सेंटेंस को सेपरेट सेपरेट स्केल में रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब हमारे दिमाग ना एक इनर कॉस्मोस है, और हमारे मतलब ये माइंड जो होता है, इनर मतलब ये ब्रेन है जो इनर कॉस्मोस है। और इसमें इंफॉर्मेशन जितना भी गीगाबाइट्स, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गीगाबाइट्स इंफॉर्मेशन एक ही सेकंड में स्टोर करने का पावर है हमारे दिमाग। तो ये नेवर एंडिंग प्रक्रिया तो हमें सिर्फ इसके मतलब सिर्फ प्रक्रिया नहीं, हर एक चीज को ये कैसे स्टोर कर रहे हैं, कहाँ स्टोर कर रहे हैं, इतने टेस्ट करके, एक्सपेरिमेंट्स करके कोई साइंस किसी टेक्स्ट बुक ने एक्सप्लेन नहीं किया। सिर्फ इतना ही कहा कि ये होता है, ये सेल है, इसमें ये प्रक्रिया होता है, इतना तक कहा। तो कल हमने ये भी देखा कि पार्किंसंस के लिए नर्व सेल को रिप्लेस करके सर्जरी करने से पार्किंसंस भी ठीक हुआ। क्योंकि पार्किंसंस ना डोपामाइन की कमी की वजह से होता है। डोपामाइन ना ब्रेन स्टेम के अंदर होता है, और वो ब्रेन स्टेम जब मर जाता है तो डोपामाइन भी डेफिशिएंसी डोपामाइन डेफिशिएंसी आती है। तो एक नर्व सेल को रिप्लेस करके ब्रेन में सर्जरी करके उस चीज को, डोपामाइन डेफिशिएंसी को भी रिप्लेस किया गया है। हाँ, ऐसे साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, लेकिन ये सारे एक्सपेरिमेंट में रिकवर होने की प्रक्रिया जो साइंस ने निर्धारित किया ना, उससे हमारे बॉडी जल्द उससे भी जल्दी रिकवर हो सकता है, या उससे बहुत लेट भी रिकवर हो सकता है। क्योंकि हमारे बॉडी के इंटेलिजेंस मुताबिक, और इस इंटेलिजेंस कैसे कंडीशन में है, कैसे कंडीशन हो रहा है, उसके मुताबिक होता है ये सारे
रिकवरी प्रोसेस। तो साइंस ने तो ये किया, वो किया, ये हुआ, हुआ, ऐसे बहुत सारे बॉडी के बारे में, बॉडी फंक्शनलिटीज के बारे में बहुत बताता है। आई एम सॉरी, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैं साइंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन इससे भी बढ़कर ये चीज है, इसके बारे में मैं इस बुक को पढ़कर चर्चा कर रहा हूँ। तो हमारे बॉडी को लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्लेम्स किया गया है कि जो भी हो रहा है वो दिमाग के वजह से हो रहा है। लेकिन हाँ, ये तो सच है। लेकिन दिमाग के नर्व सेल्स या कुछ भी हो, जिनके वजह से आज हम सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वायलिन प्ले कर रहे हैं, या फिर कल दिल्ली के राजा भी बनेंगे या यूएस का प्रेसिडेंट भी बनेंगे, इन सारे कैपेसिटी के प्रोग्रामिंग तो एक मॉलिक्यूल में हुआ, वो है डीएनए। तो डीएनए के ना क्लोनिंग करके, एक हमारे गाल के एक चमड़ी को लेकर उसके अंदर डीएनए निकाल के क्लोनिंग करके हमारे डुप्लीकेट बनाने की भी एक्सपेरिमेंट्स हुआ था। और नए नए ऑर्गन्स को भी क्रिएट करने का एक्सपेरिमेंट्स हुआ था। तो अगर ब्रेन या नर्व सेल या कुछ भी सेल डिस्ट्रॉय भी हुआ, तो इसके अंदर डीएनए कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो अगर हम सोचे तो ये साइंस ने कहा कि हमारे शरीर सॉलिड है, नॉन चेंजेबल बॉडी है, एक मशीन जैसा काम करता है, तो हाँ करता है। लेकिन असल में इसके पीछे ये है कि हमारे बॉडी एक स्कल्पचर नहीं है। ये है कि एक बहती नदी जैसा है। जब तक हम जिंदा है, हमारा शरीर एक बहती नदी जैसी है। ये साइंस ने जो मैप बना दिया कि ये बॉडी ऐसा सॉलिड है, ये सच नहीं है। और जो रिवर का आइडिया जो है ना, अपने मुट्ठी में साइंस रखा, उसको बाहर नहीं निकालती है। लेकिन हमारे बहती नदी जो शरीर है ना, क्या वो साइंस को क्या साबित करना है, क्या प्रूफ करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। तो हमारे बॉडी हमेशा चेंज होता है ना, इस चेंजिंग रिवर के मैप को समझना है। तो ये रिवर के मैप हम कैसे समझेंगे? ये पता चले तो हमारे हमारे अंदर जो नॉलेज है, वो तो लाइब्रेरी में बुक्स लगाने में भी बहुत कम पड़ जाएगा। इतना नॉलेज हमारे हाथ में होता है। तो ये कैसे बहता है हमारे दिल से, मतलब हमारे दिमाग से पूरे शरीर पर कैसे बहता है, ये इंटेलिजेंस जो है, उसको हम दूसरे चैप्टर में कवर अगले चैप्टर में कवर करेंगे। और जैसे हमने कहा, हमारे कंक्लूजन में ये होता है कि हमारे बॉडी ही एक, हमारे माइंड जो है इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस जो है इनर कॉस्मोस टर्म दिया गया है। तो हमारे बॉडी का जो रिकॉर्डिंग मेमोरी सिस्टम जो है कॉस्मिक कंप्यूटर है। तो अगला चैप्टर का नाम है मैसेंजर्स फ्रॉम इनर स्पेस। इसमें हमें ये पता चलेगा कि आगे क्या होगा, हमें इस नॉलेज को कैसे कैसे इस्तेमाल करेगा। थोड़ा हर एक चैप्टर, हर एक स्टेप हमें आगे की नॉलेज को समझा देंगे। तो कल हम जानेंगे कि प्रोसेस क्या होता है। तो अगर बहुत साइंस मैंने बोल दिया, यहाँ पे डॉक्टर्स भी है, कुछ गलतियां है, कह दिया तो माफ कीजिए मुझे। तो आज का इतना ही चैप्टर, आज का चैप्टर तो यही है। धन्यवाद सभी को। बढ़िया। समझ में आया? समझ आया आप लोगों को आज के चैप्टर का क्या कहना था? एक मूवी है ना जिसमें बोलते हैं ऑल थिंग्स ओनली इन अवर माइंड। बीमारी है तो वो कहाँ है? माइंड में। स्वस्थ है तो कहाँ है? माइंड से, मतलब माइंड को पता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें चोट लग जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, जब तक कि माइंड को सिग्नल नहीं जाता तो पता ही नहीं लगता। माइंड को सब सिग्नल। फिर जब माइंड को सिग्नल जाता है तब पता लगता है कि ओहो मुझे चोट लग गई। तो माइंड की सबसे बड़ी इसमें प्रक्रिया होती है। अब जब हमें ये पता है कि हमारा माइंड, हमारी बॉडी के सेल्स इतने पावरफुल हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो फिर हम अपनी बीमारियों को ठीक कर क्यों नहीं पाते? रीजन क्या है? एक रीजन यह है कि हम एक सिस्टम को मानते हैं कि इतना ही होगा, इतना ही ट्रीटमेंट होगा, और इससे हम रेस्पॉन्ड नहीं करते। और इसके वजह से हम डिप्रेशन में आगे नहीं सोचते, अच्छे नहीं सोचते।
एक और प्रक्रिया, एक और चीज है कि जैसे हमारी जो बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां किसको होती हैं? इस बॉडी को होती हैं, है ना? तो जब बॉडी बीमार है तो बीमार बॉडी बीमार इस बॉडी का इलाज तो कर ही नहीं सकती ना। एक बीमार बीमार का इलाज नहीं कर सकता। तो फिर जब हम बीमार हैं उस समय ट्रीटमेंट कौन कर सकता है? जो स्वस्थ है। तो स्वस्थ कौन होगा? हमारी सोल। ठीक है। जी जितनी भी टेक्निक्स जो हैं, जो हमारी बॉडी के लेवल पे काम करती है, हमारे सेल्स के लेवल पे काम करती हैं, उसमें चेतना का बहुत बड़ा रोल है। उसमें चेतना का बहुत बड़ा रोल है कि अगर आप थोड़े से भी जागरूक होते हैं, थोड़े से भी जागरूक होते हैं, तब आप उसको हील कर पाएंगे। ठीक है। एक और बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान के चलते हैं कि अभी अभी हमने आध्यात्मिकता में कदम रखा। जैसे जिन लोगों की आज सेकंड डिग्री हुई है, आवाज से। जिन लोगों की अभी सेकंड डिग्री हुई है आज, अभी क्लियर है वॉइस? आपकी आवाज नहीं आवाज आ नहीं रही। आ रही बात। अब आ रही है? देखो, अब आ रही है? अभी आ रही है? नहीं आ अभी नहीं, रही? ब्रेक हो रही है। एक सेकेंड। अब देखो, नहीं, अब आ रही है। अब आ रही है? प्रॉपर आ रही है? आ रही है। हम्म। हाँ माँ अब आ रही है। जैसे कि किसी ने आज जिन लोगों ने सेकंड डिग्री नहीं किया, माँ फिर अगर से खराब हो नहीं, वो ब्रेक। अभी माँ देखना, क्लियर नहीं आ रही बस।